किसी अच्छे बिजनेसमैन ने कहा है, अच्छे व्यक्ति ने भी कहा है कि अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो 1000 दिन आपको देने पड़े। अलग अलग कंपनी के टायर्स होते हैं तो उसकी क्वालिटी में किस किस प्रकार के फर्क होते हैं और ऑन एन एवरेज एक टायर है वो कितने किलोमीटर तक चल सकते हैं। जितनी भी ब्रांड कंपनी है, यस। योकोहामा, ब्रिस्टन, मिशेलिन, कॉन्टिनेंटल, उसमें आपको सिमिलरिटी मिलेगी प्राइस में। लोएस्ट कैटेगरी में पोलो है, सीएट है, जेके है, ये सब ब्रांड में भी काफी इंप्रूवमेंट अभी राइट नाउ चल रहा है। कंपैरिजन करना है तो फिर आपकी नीड देखनी पड़ेगी कि आपको ऑन रोड चाहिए या ऑफ रोड चाहिए। आप फास्टैग के लिए भी सर्विस प्रोवाइड करते Yes. हो तो ऐसा लगता है कि फास्टैग आने के बाद बहुत बड़ा बदलाव आया हो, ऐसा लगता है। और अच्छा, इस विस्तार में सबसे पहला फास्टैग हमारे पास था। फास्टैग से भी आगे अच्छी टेक्नोलॉजी आने वाली है, जीपीएस टेक्नोलॉजी। उसमें क्या रहेगा कि आप जितना भी रिग्रिप करते हैं टायर को तो उससे क्या टायर की वैल्यू बढ़ जाती है या कितना करना चाहिए तो कब करना चाहिए। अगर आपकी फोर व्हीलर में आप देखेंगे तो उसकी लाइफ होती है 5-6 साल की, और वो 5-6 साल में 60-70 हज़ार किलोमीटर चलता है। बसेज जो होती है वो एवरीडे 1000-2000 किलोमीटर चलती है। फोर व्हीलर के लिए तो इसके लिए कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है, और फोर व्हीलर में करना भी नहीं चाहिए। कोई भी इन्वेस्टर किसी भी बिजनेस के अंदर या तो कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं कितने समय के बाद उसको रिटर्न के बारे में सोचना चाहिए। मेरे माइंडसेट की मैं बात करूँ तो अगर आपको बिजनेस का बाप बनना है तो फिर कस्टमर की माँ बनना पड़ेगा। आपके बिजनेस के अंदर आप जो भी काम करते हो, आप जो भी मेहनत करते हो, उसके ऊपर आप खुद विश्वास करते हो, खुद के ऊपर आप भरोसा रखते हो, तो आपके बिजनेस के अंदर कितने भी अप्स डाउन आए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन आपको खुद के ऊपर भरोसा है, आप जो भी काम करते हो उसके ऊपर आप खुद बिलीव करते हो, तो 100% आप अपने बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल बन सकते हो। और उसी बात को साबित करते हैं आज के इस पॉडकास्ट के हमारे जो गेस्ट है बिपिन भाई मांडविया। तो आज इस पॉडकास्ट के अंदर हम बिपिन भाई के साथ उसका जो बिजनेस है उसके अंदर उसको भी बहुत सारे अप्स डाउन आए, लेकिन उन्होंने खुद की मेहनत के ऊपर, खुद के ऊपर जो भरोसा है वो बरकरार रखा। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि एक बिजनेस फेल हो गया, एक बिजनेस के अंदर उसको सफलता नहीं मिली तो बिजनेस को चेंज कर दें, लेकिन उसको खुद की मेहनत के ऊपर भरोसा था कि आज नहीं तो कल मैं मेरे बिजनेस के अंदर 100% सफल बनूंगा, और उन्होंने एक प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। तो आज इस पॉडकास्ट के अंदर उसके बिजनेस के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन जब भी आपके बिजनेस के अंदर या तो आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम समस्या आती है तब आप उसको कैसे टैकल कर सकते हो, उसमें से कैसे बाहर निकल सकते हो, उन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना। बिपिन भाई मांडविया, सबसे पहले तो ओशियन टेक पॉडकास्ट के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बिपिन भाई, सबसे पहले आपकी जो यहाँ तक की जर्नी है, मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ, पहले छोटे से लेके मतलब आप आज मेरे सामने जो प्रेजेंट हो, यहाँ तक की आपकी जर्नी है किस किस प्रकार की रही उसके बारे में थोड़ा बताओ डिटेल में। सबसे पहले तो मैं आपकी कंपनी और आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने पॉडकास्ट के लिए मुझे इनवाइट किया, और आपके सभी दर्शकों का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप लोग आज मेरे ज़िंदगी के बारे में, मेरी पर्सनल जर्नी के बारे में जानने वाले हैं। मैं मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बताऊँ तो मैंने बाय प्रोफेशन शिक्षक हूँ, टीचर हूँ। ओके। मैंने 2007 में पीटीसी कंप्लीट किया हुआ है, पर पहले से मेरा माइंडसेट है ना वो बिज़नेस वाला था। ओके। मुझे बिज़नेस करना और आपस में डिस्कशन करके कुछ नया जनरेट करना वो मेरी आदत थी। ओके। तो इसलिए मैंने शिक्षक की जॉब ना ना की, और उसके बदले में मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। सबसे पहला मेरा बिज़नेस था वो ट्यूशन क्लासेस का था, फिर मैंने ओके। कंप्यूटर क्लास किया, और उसके बाद आगे बढ़ते-बढ़ते मैंने शीतल डायमंड में अकाउंटेंट अकाउंटेंट की भी जॉब की, ओके। और वहाँ से मुझे एक अपॉर्च्युनिटी मिली। हर एक बंदे को ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती मिलती है। है। मुझे भी एक यस। अपॉर्च्युनिटीज़ मिली। एक मेरा रिलेटिव्स थे, उसका कॉल आया कि आपको मेडिकल में इंटरेस्ट है, मेडिकल फील्ड में। तो यस। मैंने तुरंत ही हाँ बोल दिया, क्योंकि मैं भी एक तक का इंतज़ार कर रहा था। बिजनेस के लिए जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिले उस तक का। यस, यस। और वो तक को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और 2009 में 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन यस। हमने मेडिकल फील्ड की शुरुआत की। ओके। ये जब कौन सा सूरत में किया था आपने। नहीं, पहले मैंने पालीताना में किया। पालिताना में। हाँ, ओके। छोटा सा टाउन है, 50 से 60 हजार तक की उसकी बस्ती है। पॉपुलेशन है। ओके। हाँ, तो जब वहाँ से स्टार्ट किया तो उस टाइम पे हमसे भी बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ पे ऑलरेडी डील कर रहे थे। ओके। तो उससे हम अलग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें 3 साल वेट करना पड़ा। यस। किसी अच्छे बिजनेसमैन ने कहा है और अच्छे व्यक्ति ने भी कहा है
कि अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो 1000 दिन आपको देने देने पड़ेंगे। पड़ेंगे। तो हमने 36 महीने लगा दिए उस बिजनेस को बिल्ड करने में, और आज अच्छा खासा हम वो मेडिकल सेटअप में भी बिजनेस कर रहे हैं। उसके बाद मैंने 2017 में सूरत में एंट्री की और अलग इंडस्ट्री चूज किया, वो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ओके। जब सूरत में हमने पहली बार देखा कि विश्व के टॉप 5 इंडस्ट्री में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आती है, यस। तो इन फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। तो हमने काफ़ी सारे काउंटर्स पे जाके इंफॉर्मेशन लेने की ट्राई की। यस। पर जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हेल्प लेने के लिए जाता है तो ज़्यादातर लोग उसको सही इंफॉर्मेशन नहीं देते। यस। इसलिए मैं गांधीनगर गया, राधे टायर में मैंने 3.5 महीने की ट्रेनिंग ली, ओके। और उसके बाद 29 अप्रैल 2017 में हमने पहला शोरूम स्टार्ट किया सूरत में, सूरत के अंदर। योगी चौक अमेजिंग स्टार में। ओके। 60 लाख से भी ज़्यादा हमारे उसमें इन्वेस्टमेंट था, और लगभग सबसे बढ़िया शोरूम हमारा था, जहाँ पे ओके। आपको एंट्री करने के बाद टायर की दुकान नहीं लगेगी, शॉप नहीं लगेगी, यस। टायर का शोरूम लगेगा। मतलब ऐसा आपने हाँ, सेटअप किया पूरा था। सेटअप हमने वैसा करवाया था। और उसके बाद हमने पहले ही ईयर में यस। 9 लाख से भी ज़्यादा हमने ब्रांड को, अपने टेक्सा टायर जो नाम है उसकी विजिबिलिटी क्रिएट करने के लिए हमने काफ़ी सारे एक्सपेंसेस किए, यस। जिससे हमारा ब्रांड वैल्यू क्रिएट हुआ और लोगों का ट्रस्ट बढ़ा। और हमने पहले ही 2 साल में काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी किया ओके। कस्टमर को एंगेज करने के लिए। ओके। और उसके बाद 2-3 सिचुएशन ऐसी भी आई, नोटबंदी और जीएसटी के कारण मार्केट थोड़ा-सा डाउन हुआ। ओके। तो वहाँ पे हमारा रेंट 1 लाख से भी ज़्यादा था। ओके। तो सर्वाइवल करना थोड़ा-सा मुश्किल बन रहा था। तो इसलिए हमने वहाँ से हमारे जो इन्वेस्टर पार्टनर थे, वो हमारी पार्टनरशिप में से रिमूव हुए, और हमने अलग जगह पे जाके सेटअप नया छोटा-सा स्टार्ट किया। तो ये वाला पूरा सेटअप है वो बंद करके दूसरी जगह पे दूसरी शिफ्ट कर जगह दिया। से हमने स्टार्ट किया। यहाँ पे हम बंगले में रह रहे थे, ओके। और हम वापिस झोपड़ी में जाके हमारा ओके। छोटा-सा सेटअप स्टार्ट किया। तब आपको कैसा फील हुआ था? मतलब कैसे करेंगे जीरो से फिर से स्टार्टिंग? माइंड में ऐसा विचार आए थे? 2 साल मैंने ब्रांड को क्रिएट करने में लगा दिए थे। मेरे साथ काफ़ी सारे मित्र भी हेल्प में थे। ओके। मेरे रिलेटिव्स भी उसमें हेल्प कर रहे थे। तो मुझे अपनी ब्रांड पे ट्रस्ट था कि जितना भी टाइम हमने जो दिया है दिया बिजनेस में। है वो इन्वेस्ट किया है, वेस्ट नहीं किया है। यस। तो मुझे लग रहा था इसमें सक्सेस मिलने वाली है, पर अभी क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को तुरंत रिज़ल्ट चाहिए। यस। पर अगर आपने आम का वृक्ष बोया है, तो वो यस। फसल आने में भी देरी टाइम लगेगी। लगेगी। यस। अगर आपने मिर्ची बोई है, तो वो यस। 3-4 महीने में आपको रिज़ल्ट दे सकती है, पर आपने आम बोया है, तो तो टाइम फिर वो लगेगा। टाइम तो लगेगा। तो मुझे पक्का विश्वास था, कॉन्फिडेंस था कि अगर टाइम लगेगा पर ये सक्सेसफुल 100% होगा। ओके। तो हमने सीमाड़ा पे स्टार्ट किया, वहाँ से हमने ग्रो करके फिर मेरा कनेक्शन हुआ एलवीबी के साथ, लोकल ओके। लोकल बिज़नेस में, ओके। जहाँ पे हम एवरी 15 डेज़ पे अलग-अलग बिज़नेसमैन को मिलते हैं, और वहाँ से मेरा माइंडसेट और ज़्यादा क्रिएट हुआ। वहाँ यस। से सपोर्ट भी काफ़ी सारा मिला। तो हमने ओके। सेकंड ब्रांच ओपन की मोटा वराछा में, उसके बाद थर्ड ब्रांच ओपन की सारोली में, उसके ओके। बाद फोर्थ ब्रांच ओपन की कतारगाम में। यस। तो वैसे-वैसे हमारी ब्रांचेस बढ़ती गई, और हम धीरे-धीरे ग्रोइंग करते गए। ओके। जब हम नेटवर्क के साथ जुड़े तो मेरे और भी बिज़नेस क्रिएट हुए, यस। जिसमें से एक स्पाइन 33 करके मेरा क्लिनिक है, जो फिजियोथेरेपी के ऊपर जो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट है, ओके। तो वो सब हमारे क्लिनिक पे होती है। ओके। मेडिसिन, विदाउट मेडिसिन पेन हम मतलब कोई क्लियर करते हैं। मेडिसिन उसमें नहीं कोई आती। भी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली फॉर जो थेरेपी है, वो थेरेपी आप लेते हैं तो आपको सारा पेन क्लियर हो जाता है। मतलब लाइक फिजियोथेरेपी जैसा है या उसके उस। फिजियोथेरेपी से ऊपर का लेवल हम कह सकते हैं। ओके। तो वो अर्थ प्लाजा में, योगी चौक में है, वो भी नेटवर्क के थ्रू ही मुझे मिला। यस। उसके बाद मेरा एक केक शॉप है, रिंकूस केकरी करके, ओके। जहाँ पे हम कस्टमाइज केक का काम करते हैं। अगर आप कोई इमोशन के साथ अपने केक क्रिएट करना चाहते हैं, और अपने स्पेशल व्यक्ति को स्पेशल फीलिंग देना चाहते हैं, यस। तो आप 100% रिंकूस केकरी का संपर्क कर सकते हैं। ओके। वहाँ पे आपका जो इमोशन है वो क्रिएट करके हम उसको केक में कन्वर्ट कर देते हैं, और यस। सामने वाले व्यक्ति को स्पेशली फीलिंग करवाते हैं। मतलब पूरा कस्टमाइज़ करके आप केक पूरा प्रोवाइड का करते पूरा हो? कस्टमाइज़ करवाते हैं, और यस। कस्टमाइज़ गिफ्टिंग भी हम साथ में करते हैं, कॉर्पोरेट ओके। गिफ्टिंग भी हम साथ में करते हैं। तो वो भी कनेक्शन मुझे नेटवर्किंग के थ्रू ही मिला। और मतलब न बिज़नेस के अंदर नेटवर्किंग का एक इम्पोर्टेंट अलग रहता है। बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है नेटवर्किंग का। मैं काफ़ी सारे लोगों को वो ही बोलता हूँ कि नेटवर्किंग का मतलब बिज़नेस लेना नहीं। यस। नेटवर्किंग का मतलब है आपका माइंडसेट शेयर करना, यस। आपका विज़न शेयर करना, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो क्वालिटीज़ सामने वाले को दिखाना। यस। अगर वो सामने वाले को वो क्वालिटीज़ पे, आपका विज़न पे, आपका मिशन पे ट्रस्ट बढ़ेगा, तो यस। डेफ़िनेटली वो बिज़नेस में कन्वर्ट होने वाला है। तो उसके बाद मेरा पिछले 9 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने लर्निंग के पाछड़ पीछे काफ़ी सारा खर्च किया हुआ है।
खुद को विदाउट लर्निंग के लिए। हाँ, खुद के लर्निंग के लिए। विदाउट लर्निंग आप अर्निंग नहीं कर सकते। तो मैंने यस, काफ़ी सारा एक्सपेंस किया है, मिनिमम 9 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है मैंने सीखने के लिए। सीखने के लिए। मैं उसको वेस्ट नहीं बोलता हूँ या खर्च नहीं बोलता हूँ, वो इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ। यस, क्योंकि जहाँ से रेवेन्यू बढ़ती है ना, वो इन्वेस्टमेंट है। तो यस, मैंने 9 लाख से भी ज़्यादा एक्सपेंस किया है सीखने के लिए। तो वो जो मेरा एक्सपेंस है, जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट को सही तरह से मैं अलग-अलग बिज़नेसमैन को कैसे डिवाइड कर सकूँ, उसके साथ शेयरिंग कैसे कर सकूँ। इसके लिए हमने बिज़नेस गति करके एक कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट की है, जहाँ पे एक छोटा-सा पैकेज है 15,000 का। जो 15,000 में हम सभी मेंबर्स को 6,000 से भी ज़्यादा का तो हम मटेरियल्स देते हैं। ओके, और बाकी सारा जो एक्सपेंस है वो मैनेजमेंट का और काफ़ी सारा लगता है। तो 15,000 के एक छोटे से पैकेज में हम उसको 11 सेशन देते हैं, जिसमें से सेल्फ कॉन्फिडेंस से स्टार्ट होता है ओके, और लास्ट में बिज़नेस बिज़नेस ऑपरेशंस में कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकें, वहाँ तक की पूरी जर्नी रहती है। तो वो हम सेल्फ कॉन्फिडेंस से लेके बिज़नेस डेवलपमेंट तक की जर्नी हम क्लियर करते हैं। मतलब उस सेशन के दौरान पूरा क्लियर करवाते हो आप? हाँ, एवरी सेशन में हमारा टास्क रहता है। वो टास्क आप कंप्लीट करते हैं तो आपको नेक्स्ट सेशन में एंट्री मिलती है। फिर नेक्स्ट सेशन में दूसरे टास्क रहते हैं। वो टास्क भी रहता है, फ़ॉलो-अप भी रहता है और वैसे धीरे-धीरे करते व्यक्ति ग्रो कर सकता है। कहता है, तो लर्निंग के साथ-साथ हम ये भी कर रहे हैं और ओके। ऐसा छोटा-मोटा, थोड़ा-थोड़ा बिज़नेस करके हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपने एक करके दूसरा ऐसे करके 3-4 अलग-अलग बिज़नेस बना दिया। तो इतने सारे बिज़नेस को आप कैसे मैनेज करते हो? लोग एक बिज़नेस सही तरह से मैनेज नहीं कर पाते, मल्टीपल फील्ड में बिज़नेस करते हो, तो मैनेजमेंट मतलब कैसे करते हो? अगर आपने एक बात नोट की होगी तो आपको पता होगा कि मेरे एवरी बिज़नेस अलग-अलग कैटेगरीज़ में है। यस, सभी कोई भी अलग-अलग कैटेगरी है। सेम कैटेगरी में नहीं है। यस, तो उसको मैनेज करने के लिए है ना, आपके पास मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट दोनों स्किल दोनों होनी च ज़रूरी है। यस, मेरे पास एवरी बिज़नेस के लिए पर्टिकुलर टाइम है। मैंने यस, आज डिसाइड किया हुआ है कि आज मैं इतने बने बजे से इतने बजे तक यहाँ पे टाइम स्पेंड करूँगा, तो मैं वहाँ पे ही अपना पूरा फ़ोकस फ़ोकस लगा कर दो। लगा देता हूँ। ओके, फिर नेक्स्ट 1 मंथ का मेरे पास रोड मैप भी क्लियर होता है क्या कि करना अगले है? 1 महीने के दौरान मुझे कहाँ-कहाँ जाना है, किससे मिलना है और कैसे-कैसे उसको वर्क करना है। अगर अगले 3 महीने की या 6 महीने का तो गोल भी मेरे डिसाइड होते हैं कि मुझे इस महीने में ये काम करना है, इसके ऊपर मुझे रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना है। तो अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट है और प्रायोरिटी, यस, आपके पास एवरी टाइम पे 2 प्रायोरिटी मिलेगी। 2 यस, काम एक साथ में होंगे, तो यस, वहाँ पे आपकी प्रायोरिटी कहाँ पे है? यस, व्यक्ति वहाँ पे ही समय देता है जहाँ पे उसकी प्रायोरिटी होती है। यस, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो एकदम मैं तो उसको मानता ही नहीं हूँ। टाइम तो सबके पास सेम ही है, सेम ही आपकी प्रायोरिटी नहीं है। नहीं है, अगर वहाँ पे आपकी प्रायोरिटी रहेगी तो आप 100% वहाँ पे आप देंगे। देंगे। तो जब तक मुझे सफलता मिले उसका एक ही रीज़न है कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद उसको निभाई है। यस, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, फिर वो निभाते नहीं है। निभा देना ही है। तो मुझे जितनी-जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वो मैंने 100% पूरा करने की ट्राई की है। रिज़ल्ट कितना मिला वो मुझे मालूम नहीं है, नहीं है, पर मेरा एफर्ट्स 100% रहता है। यस, तो इसलिए लोग तो ट्रस्ट करते गए और मेरे साथ जुड़ते गए और मैं सभी लोगों के साथ मेरी ट्राई रहती है मैक्सिमम कि अच्छा रिज़ल्ट दे सकूँ। ओके। और आपने जैसे भी नेटवर्किंग का बताया, तो आप अलग-अलग प्रकार के लोगों को मिलते होंगे, अलग-अलग इंडस्ट्री के लोगों के साथ आपका मिलना रहता है। तो अलग-अलग लोगों के साथ जब मिलते हो तब एक्सपीरियंस कैसा होता है? उम, जब आप कोई भी फ़ील्ड के लोगों को मिलते हैं, तब मेरा एक लर्निंग माइंडसेट है। आज मैंने आप ओशियन एमटेक कंपनी की विज़िट की, तो यस, यहाँ वहाँ से भी मैंने 2-3 चीज़ें सीखी कि यस, एवरी जो रूम होता है या तो जो भी एरिया होता है, ऑफिसेस अलग, वहाँ पे आपका लर्निंग अलग-अलग है। यस, वहाँ जैसे लोग हैं ना, वहाँ वैसा आपका मोटिवेशन थॉट्स है। तो यस, ये लर्निंग मैंने यहाँ से लिया। तो वैसा ही आपका अगर किसी भी बिज़नेसमैन को मिलने के लिए जाते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में, तो एवरी इंडस्ट्री का एक अलग पर्पज़ होता है। तो मैं यस, वो देखता हूँ, मैं सीखने के लिए ही जाता हूँ मतलब क्या वो कि सामने वाले में से स सीखने को सामने मिलेगा? वाले में से इस दुनिया में एक भी बंदा ऐसा नहीं है कि जिसके पास सीखने के लिए एक भी चीज़ ना हो। कुछ ना एक कुछ तो चीज़ यस, ऐसी अच्छी रहती है जो उसके पास से लेने के लिए हमारे 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 लिए लेने के लिए होती है कोई होती ना है। कोई। तो मैं वो ट्राई करता हूँ। मैं सभी जगह सीखता हूँ। तो यस, अलग-अलग लोगों को जब मिलता हूँ तो वहाँ से अच्छी स्ट्रैटेजी मैं अपने बिज़नेस में अप्लाई करता हूँ। यस, तो इससे ही मेरे को सक्सेस मतलब मिलती अलग-अलग है। स्ट्रैटेजी अपने पास आती है और उसी की हाँ, वजह से बिज़नेस ग्रो होता है। मैं अपने जितने भी बिज़नेस गति के हमारे पार्टिसिपेट होते हैं उसको भी मैं बार-बार बोलता हूँ कि नॉलेज इज़ नॉट पावर बट एप्लाइड नॉलेज इज़ पावर। पावर, इस दुनिया में काफ़ी सारे लोगों को मालूम है कि रीडिंग करने से नॉलेज बढ़ेगा, पर यस, कोई भी नहीं करता है।
यस। सभी लोगों को मालूम है कि एक्सरसाइज करने से बॉडी हेल्दी रहेगा, जी, पर कोई लोग नहीं करते। करता। सबको मालूम है कि मीठा ज्यादा खाने से डायबिटीज बढ़ेगा, फिर भी लोग वो कर रहे हैं। तो नॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कितना जानते हो, यस। कितना अप्लाई करते हो, उससे आपका बिजनेस में और आपकी पर्सनल लाइफ में फर्क पड़ता है। ओके। तो वो चीज मैं अप्लाई करता हूँ अपने बिजनेस में, और उसका रिजल्ट कन्वर्ट करने के लिए मैं ट्राई करता हूँ। ओके। और आपने जो बताया आपका टेक्सटाइल का जो बिजनेस है, तो उस बिजनेस के अंदर आप लोगों को किस किस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो? जब मैंने टेक्सटाइल टायर का बिजनेस स्टार्ट किया, तो यस। सभी लोगों का कैसा माइंडसेट रहता है कि टायर की शॉप में आप जाएंगे तो आपको टायर मिलेगा। यस, पर जनरली लोग ऐसा ही सोचते हैं। ऐसे ही सोचते हैं, पर यस। मेरे यहाँ पे आपको मल्टीपल सोल्यूशन मिलेगा, वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा। यस। वहाँ पे आपको टायर मिलेगा, अलाइनमेंट मिलेगा, बैलेंसिंग मिलेगा, वॉशिंग मिलेगा, इंजन कार्बन क्लीनिंग की सर्विस मिलेगी। फिर वहाँ यस। पे जीपीएस कनेक्टिविटी का भी आपको सर्विस मिल जाएगी। तो यस। काफी सारी सर्विस ऐसी है, पीयूसी मिलेगा, फास्टैग मिलेगा, जो कॉमन व्यक्ति को रिक्वायरमेंट है, वो सब सर्विस हम एक जगह पे मतलब देते हैं। अलग-अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति को अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने मैनेजर्स और अपने जो भी स्टाफ मेंबर है, उसको भी हमारी मीटिंग होती है, वहां पे बोलता हूँ कि कोई भी व्यक्ति एक काम करवाने के लिए आता है, तो उसका दूसरा काम भी पेंडिंग ही रहता है। मान लीजिए कोई पीयूसी करवाने के लिए आया है, हुँ। तो उसका इंश्योरेंस भी चेक कर लीजिए, वो नियर डेट बाय है या एक्सपायर हो गया है। यस। तो उसको भी हम सजेशन करते हैं। उसको यस। अभी एक ट्रायल लेके वो भी बता दे आपके गाड़ी में अलाइनमेंट के रिक्वायरमेंट है या बैलेंसिंग के रिक्वायरमेंट है। यस। उसके गाड़ी का इंजन कार्बन क्लीनिंग भी हम चेक करते हैं कि आपका वाइब्रेशन आ रहा है या फिर गाड़ी में कोई इश्यू है। तो जब एक सर्विस लेने के लिए आते हैं, तो हम दूसरी सर्विस उसको सजेस्ट करते हैं। यस। तो डेफिनेटली हमारा जो काउंटर है वो धीरे 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 बढ़ता है। बढ़ता है। मतलब कस्टमर को एग्ज़ैक्टली जो रियल में ज़रूरत है, कस्टमर को नहीं पता, उसके बारे में आप पहले कस्टमर को बताते हो और उसका एग्जैक्टली। उसकी वजह से भी आपका बिज़नेस में ग्रो होता है। हाँ, मल्टीपल सर्विस अगर आपके काउंटर पे होगी तो डेफिनेटली कस्टमर बढ़ेगा। और ओके। हम मेरे जब भी मीटिंग होती है हमारी टेक्सा टायर की, तब मेरी पहली राय सबको एक एक ही होती है कि हमें लोगों को सही सजेशन देना है। यस। हमारे लिए कितना बेनिफिट है वो हमें नहीं देखना है, कस्टमर के लिए कितना बेनिफिट है। अगर आपने टेक्सा टायर की विजिट की होगी तो आपको मालूम होगा, वहाँ हमारा बंदा पहले आपको ये बोलेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, आपकी गाड़ी कितनी चलती है। अगर कम चलती है और अच्छी ज़्यादा महँगा टायर आपने डाल डाल दिया, तो भी वो भी कुछ काम का नहीं है। यस। और ज़्यादा चलती है और कम पैसे वाला डाल दिया, तो भी कुछ काम का नहीं है। तो हम यस। पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखते हैं, उसको कैसी नीड है वो देखते हैं, और उसके बाद हम सजेस्ट करते हैं। और काफ़ी सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि 100-200 रुपए की प्राइस वेरिएशन में वो सस्ता वाला डाल देते हैं। यस। तो थोड़ा मतलब पैसा बचाने के चक्कर हाँ, में चक्कर में सस्ता। सस्ता वाला डाल देते हो। तो मैं सभी ग्राहकों को एक ही बात, कस्टमर को, हमारे व्यूअर्स को एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी और अच्छे ब्रांड के साथ काम करना है, तो वो सस्ते में कभी भी नहीं मिलता। यस। और सस्ता वाला होता है वो कभी अच्छा भी नहीं होता। तो मैं यस। ऐसा नहीं कहता कि आप टेक्सा टायर में ही टायर डलवाए। किसी भी ब्रांड में, किसी भी शोरूम में टायर डलवाए, पर जो ट्रस्टेबल ब्रांड है, ट्रस्टेबल शॉप है, वहाँ पे आप टायर डलवाइए। यस। क्योंकि टायर की कीमत होती है 20,000 से लेके 1 लाख तक की। कल ही हमें एक गाड़ी में टायर डालने हैं, उसकी प्राइस है 1,75,000। 4 टायर की टायर की प्राइस है। 4 प्राइस। हाँ, 4 टायर की। तो वो हमारा रेगुलर प्रीमियम कस्टमर है, और वो हमारे सिवाय किसी और जगह पे जाते भी नहीं। एक बार यस। पूछते भी नहीं है कि इसकी एग्जैक्टली प्राइस क्या है। यस। तो वो हमारे ट्रस्टेबल कस्टमर है। तो जब आप किसी जगह पे टायर डलवाते हो, तो उसका टायर का शोरूम का वैल्यू देखिए कि वहाँ पे ऑथराइज्ड डीलर है या नहीं है, वो आपको पक्का बिल दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो वारंटी रजिस्ट्रेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो क्लेम में आपको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि दो यस। सौ रुपये आपको एक बार सस्ता मिलेगा, यस। पर वो सस्ता वाला कई बार आपको काफी महंगा भी पड़ पड़ सकता है। सकता है। ओके। जैसे अभी आपने बोला कि आपका एक कस्टमर है जिसको 1,75,000 के आसपास 4 व्हील की कीमत है। मतलब कस्टमर को आपके बिज़नेस के ऊपर आपके ऊपर इतना भरोसा है। भरोसा है। तो किसी भी बिज़नेस के अंदर मैं कोई भी कस्टमर की बात करूँ तो कस्टमर का भरोसा हम कैसे जीत सकते हैं? कस्टमर का भरोसा जीतने के लिए मैं अपने सारे मैनेजर्स के साथ जब भी मीटिंग करता हूँ, तब वो बोलता हूँ कि ट्रस्ट है ना, अगर एक बार कस्टमर को बीट गया आपके बिजनेस पे या आपके प्रोडक्ट पे, यस। तो वो डेफिनेटली वो रिपीट होगा। यस। तो ट्रस्ट बिठाने के लिए आपको क्या करना है कि ट्रस्ट बिठाने के लिए उसकी जो रिक्वायरमेंट है ना, उसको समझना है। हम क्या यस। करते हैं, अपनी जो प्रोडक्ट है ना वो सेल करने की ट्राई करते हैं। यस। मैं सभी लोगों को एक ही बात बोलता हूँ, अपने जितने भी मेंबर्स है हमारे टेक्साडर की टीम के, कि आप सामने वाले की नीड्स को समझिए कि ओके। एग्जैक्टली उसको क्या चाहिए। उसको कंफर्ट चाहिए, उसको माइलेज चाहिए, या उसको सस्ता वाला चाहिए। अगर उसको सस्ता वाला चाहिए और आप उसको महंगा देंगे, तो भी वो उसका ट्रस्ट आपके ऊपर नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। पर उसकी नीड सस्ती है, तो आप वो पहले कंप्लीट कीजिए, उसका ट्रस्ट बिठाइए,
फिर बाद में आप सजेशन देंगे तो डेफिनेटली आपके सराउंडिंग एरिया में आपका माइंडसेट में आने की ट्राई करेंगे। ओके ओके। तो हम ट्रस्ट बिठाने के लिए पहले उसको समझते हैं, फिर उसके बाद वो कंटिन्यूस करके हमारे साथ आगे कैसे बढ़ सके, कैसे जुड़ सके लॉन्ग टाइम तक, यस। वो हम प्रोसेस क्रिएट करते हैं। ओके। और जनरली जो अलग अलग कंपनी के टायर्स होते हैं, तो उसकी क्वालिटी में किस किस प्रकार के फर्क होते हैं, और ऑन एन एवरेज एक टायर है वो कितने किलोमीटर तक चल सकते हैं? टायर में काफ़ी सारे ब्रांड्स है और सभी कंपनी की एक इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी होती है। ओके। जैसे आईटी में एक टेक्नोलॉजी होती है, वैसे यस। टायर में भी एक टेक्नोलॉजी होती है। टायर है ना, वो आपको दिखने में कलर का लगेगा, पर सबको सेम ही उस लगता है हाँ, मतलब। सबको सेम ही लगेगा, पर उसके अंदर एक शास्त्र है, टायर का भी एक शास्त्र है। यस। उसकी जो ग्रिप होती है, ग्रिप, उसकी एक पैटेंट होती है, वो आप कॉपी नहीं कर सकते। मान लीजिए योकोहामा कंपनी का टायर है, तो उसकी ग्रिप की कॉपी कोई दूसरी कंपनी नहीं कर सकता। वो जो पैटर्न ब्रिश होती है उसका। हाँ, और वो पैटर्न होती है ना, उसका भी एक रोल्स होता है। यस। जो ग्रिप होती है, एक ग्रिप ऐसा वर्क करती है, वो वाटर रजिस्ट्रेशन का वर्क करती है, वाटर को बाहर निकालने का। जब मौसम होता है पानी का, बारिश का, उस टाइम पे एक ग्रिप काम करते हैं पानी को निकालने का, एक ग्रिप काम करते हैं नॉइज़ को कंट्रोल करने का, जितना आवाज़ आती है टायर यस, जब मतलब चलता है तब, चलता तो है। उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। मिडल वाली जो ग्रिप होती है, वो स्टेबिलिटी का वर्क करती है, कि आपका स्टीयरिंग कितना स्टेबल रहेगा। तो ओके। सभी ग्रिप का एक महत्व है। और उसके हिसाब से, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से टायर की प्राइस तय होती होती है। है कि यस। किस कंपनी की टेक्नोलॉजी अच्छी है, और वो कंपनी खुद डिसाइड करती है। और काफ़ी सारा जो मिश्रण बनता है टायर हम्म। में, उस यस। पे भी कुछ क्वालिटी डिपेंड रहती है कि इसमें सिलिका बेस कितना है, रबर बेस कितना है, और ओके। उसके हिसाब से अगर आप उसका कंपाउंड कैसे बनता है, उसके हिसाब से उसकी प्राइस तय होती है। पर आप देखेंगे तो ज़्यादा वेरिएशन आपको ब्रांड, जितनी भी ब्रांड कंपनी है, यस। योकोहामा, ब्रिस्टल, मिशेलिन, कॉन्टिनेंटल, जो जितनी मल्टीनेशनल ब्रांड की कंपनी है, उसमें आपको सिमिलरिटी मिलेगी यस, प्राइस में। प्राइस में। 200-300 रुपए का वेरिएशन मिलेगा, उससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, प्रीमियम है। पर अगर लोएस्ट कैटेगरी में या फिर हमने अपनी ब्रांड में हम देखें, तो मैं अब अभी तो राइट नाउ काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है इंडियन ब्रांड में भी, अपोलो है, सी8 है, जेके है, तो ये सब ब्रांड में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट अभी राइट नाउ चल रहा है। चल रहा है। पर अगर आपको कंपैरिजन करना है, तो फिर आपकी नीड देखनी पड़ेगी कि आपको ऑन रोड चाहिए या ऑफ रोड चाहिए, आपको माइलेज चाहिए या कंफर्ट चाहिए, उसके चाहिए। हिसाब से आपको टायर की प्राइस तय होती है, और ओके। उसके हिसाब से आपको डलवाने चाहिए। ओके। और अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब रिग्रिप करते हैं टायर को, तो उससे क्या टायर की वैल्यू बढ़ जाती है, या कितना वो करना चाहिए नहीं है? क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन रहता है। या तो करना चाहिए तो कब करना चाहिए? ये फोर व्हीलर के लिए तो ये सिस्टम अवेलेबल नहीं है। अगर फोर व्हीलर में आप रीग्रिप करेंगे या फिर उसके ऊपर बेल्ट चढ़ाएंगे, तो फिर वो नहीं चलेगा। जिसकी स्पीडिंग कम है, यस। 50 से भी कम है, यस। वो लोग रिमोल्ड करके टायर यूज कर सकते हैं। ओके। पर बसेस जितनी रहती है, वो भी लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो साइड का जो बेल्ट रहता है ना, साइड वॉल, यस। वो मजबूत होनी चाहिए, तभी बेल्ट है ना वो वर्क कर सकता है। अगर आपकी फोर व्हीलर में आप देखेंगे, तो उसकी लाइफ होती है 5-6 साल की, और वो 5-6 साल में 60-70 हज़ार किलोमीटर चलता है हमारे यहाँ पे जनरली। हम्म। जब कार या सॉरी बसेस जो होती है, वो एवरीडे 1000-2000 किलोमीटर चलती है, क्योंकि यस। लंबा रेस रनिंग उसका यस। रहता है। तो उस टाइम पे अगर आपकी साइड वॉल अच्छी है, तो आप रिमोल्ड करके टायर यूज कर सकते हैं, पर वो फोर व्हीलर के लिए तो इसके लिए कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है, नहीं है। और फोर व्हीलर में करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम्म, उसकी स्पीड हाई रहती है और कभी भी बेल्ट को टूटने की पॉसिबिलिटी रहती मतलब है, रिस्की हो सकता है। रिस्की हो सकता है। दूसरी चीज, आपने जो बोला अभी कंपनी के टायर के बारे में, तो लोग कंपनी के जो ऑथोराइज शोरूम होते हैं वहां पे भी जा सकते हैं, तो ऐसा आप क्या खास करते हो जिसकी वजह से लोग आपके पास आते हैं? हम योकोहामा के ऑथोराइज डीलर है, ब्रिस्टोन के भी ऑथोराइज डीलर है, जेके के भी हम ऑथोराइज डीलर है, और हमारा जितने कंपनी का हम ऑथोराइज डीलर नहीं है, उसके साथ हमारा टाइप है कि अगर कोई भी हमारे यहाँ पे क्लेम आता है या भी कोई प्रॉब्लम्स आता है, तो हम उसका ओके। सॉल्यूशन दे सकते हैं। यस। जिस भी कंपनी का हम सॉल्यूशन नहीं दे सकते, वो कंपनी का टायर हम नहीं रखते हैं। तो ओके। अभी राइट नाउ अच्छा सिस्टम बना दिया है सभी कंपनी वालों ने, कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं वारंटी, तो आप ऑल इंडिया में किसी भी काउंटर पे जहाँ पे ऑथराइज डीलर है, वहाँ पे आप टायर रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। तो ओके। उसका भी हमें बेनिफिट्स मिलता है, और उसके हिसाब से हम वर्क करते हैं कि सभी मेंबर्स का जितने भी टायर डलवाते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन हमारे वहाँ पे कंपलसरी होता है, ओके, रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। कंपलसरी है। ओके। और अलग अलग साइज के टायर देखने को मिलते हैं, आपने देखा होगा,
तो उससे मतलब क्या फ़र्क पड़ता है? कोई स्पीड में फ़र्क पड़ता है या लाइफ़ टाइम उसकी जो वैल्यू है उसमें कुछ फ़र्क पड़ता है? काफ़ी सारे लोगों का मुझे कॉल भी आता है कि मुझे XYZ गाड़ी में टायर टायर डालना है, डलवाना है। तो प्राइस बता दीजिए। यस, फिर मैं उसको बोलता हूँ भाई साइज़ तो बताइए आप, कौन-सी साइज़ है आपके कार में? तो वो बोलते हैं जो आती है वो बोल दीजिए ना, यस, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? पर यस, उसमें बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। यस। अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी में 150 से 65 R15 की साइज़ लगी हुई है, अर्टिगा गाड़ी में ये लगती है, वो लगी हुई है और उसकी जगह पे आप छोटी साइज़ वाला 15 नंबर का ही टायर पर छोटी साइज़ वाला आप डाल देते हैं, तो उसका लोड इंडेक्स है ना वो कम हो जाएगा। यानी कि हुँ, एवरी टायर की एक कैपेसिटी होती है लोड को कैरिंग करने की। हुँ, तो मान लीजिए आपने कम साइज वाला या कम लोड इंडेक्स वाला टायर डाल दिया, तो ओके, फिर वो कैपेसिटी हैंडल नहीं कर सकेगा, उसका लोड हैंडल नहीं कर सकेगा, वो फट सकता है। ओके, अगर मान लीजिए आपका 15 नंबर में भी आपने बड़ा टायर डाल दिया, ओके, तो वो लोड इंडेक्स बढ़ेगा, पर वो स्टीयरिंग पे और आपके इंजन पे लोड ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, तो वो भी आपके लिए कुछ काम का नहीं हो सकता है। तो आपको जो भी साइज कंपनी ने रिकमेंड की है, वो साइज आप डाल सकते हैं या फिर उससे 1 इंच बड़ी आप डाल सकते हैं। यस, पर उससे ज़्यादा फ़र्क आप नहीं कर सकते हो। तो वो साइज़ भी देखना बहुत ही मैटर करता है और उसके साथ उसका लोड इंडेक्स और स्पीड इंडेक्स। सभी टायर की एक कैपेसिटी होती है कि कितनी स्पीड तक चल सकता है। ओके, काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने ये वहाँ पे रेट निकाला तो वो सस्ता मिला और आपके यहाँ पे महँगा मिलता है। तो आपको स्पीड इंडेक्स भी देखना है और लोड इंडेक्स भी देखना है कि वो ओके, उसने मेंशन किया हो या नहीं किया हो। अगर कम स्पीड वाला भी टायर आप डाल देते हैं, तो भी वो फटने का चांस रहता है। हुँ, और अगर आप ज़्यादा स्पीड वाला डाल देते हो और आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो आपको महँगा भी पड़ सकता है। ओके, तो मैं ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। डेफ़िनिटली देखनी पड़ती है। ओके और टायर इंडस्ट्री के अंदर ऐसा कोई चेंजेस है अभी जो देखने को मिल रहा है या तो फ्यूचर में आप देख रहे हो भाई अभी ये चल रहा है थोड़े साल के बाद इसमें पूरा चेंज हो जाएगा? अभी काफ़ी सारा चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि राइट नाउ जितने भी टायर है, उसका वेट काफ़ी ज़्यादा है और कार्बन भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है और ओके, इसके कारण पॉल्यूशन भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है। तो इन फ्यूचर गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है, अभी कोई ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट नहीं है, पर ऐसा सोच रही है, ऐसा मुझे जानने को भी मिला है कि लाइट वेट टायर की ट्राई कर रही है, जिसमें यस, वेट कम रहेगा टायर का ओके, और उसकी लाइफ ज़्यादा रहेगी और कार्बन वो कम प्रोड्यूस करेगा। कस्टमर को थोड़ा-सा महँगा पड़ेगा पर एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हेल्दी रहेगा। तो ये यस, टेक्नोलॉजी आएगी, पर कितने समय में आएगी वो मैं भी वेट कर रहा हूँ। मतलब अभी श्योर नहीं है कि इतने हाँ, समय लग सकता है। कितना समय लग सकता है। ओके और टेक्सटाइल टायर के लिए आप जब भी कोई मैनेजर है या तो आप अपने वर्कशॉप के लिए, शोरूम के लिए किसी भी व्यक्ति को हायर करते हो, तब आप उस व्यक्ति में कौन-सी क्वालिटी देखते हो? अ, मेरा माइंडसेट बिज़नेस का है तो मैं पहले उसका माइंडसेट रीड करता हूँ कि एग्ज़ैक्टली उसको क्या चाहिए। अगर वो पैसे के लिए आपकी कंपनी के साथ जुड़ा है ना, तो वो लंबे समय तक नहीं जुड़ेगा। पर अगर वो विज़न के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो मैं पहले जब भी उसको मिलता हूँ, तो उसका माइंडसेट जानने की ट्राई करता हूँ, उसका बैकग्राउंड जानता हूँ और उसके बाद अगर मुझे ऐसा लगे कि इस बंदे में लीडरशिप की क्वालिटी है, तब हम उसको हायर करते हैं। तो उसका 2-3 सारा अच्छा हमने क्वेश्चन भी डिसाइड किए हुए हैं। ओके, उसके हिसाब से हम अपनी कंपनी में हम उसको हायर हायर करते हैं। करते हैं। ओके और आपके हिसाब से बिज़नेस की डेफिनिशन क्या है? मेरे हिसाब से बिज़नेस की डेफिनेशन ये है कि आपका जो माइंडसेट है, वही आपका बिज़नेस है। अगर कोई भी चीज़ आप ₹10 में खरीदते हैं और वो ₹15 में बेचते हैं, तो मैं उसको बिज़नेस नहीं मानता हूँ। पर आप ₹10 की चीज़ उसको अच्छी तरह से मैनिपुलेट करके या मॉडिफाई फिर करके मॉडिफ़ाई करके वो आप ₹100 में बेच रहे हैं या फिर वो उसकी वैल्यूएशन आप बढ़ा रहे हैं, तो यस वो चीज़ मतलब की कई गुना वैल्यूएशन आप बढ़ा रहे बढ़ा हो। रहे हैं, तो भी आप सही मायने में बिज़नेसमैन है। और अगर आप ऐसा अपनी कंपनी में भी कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप एक टाइम पे बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। ओके और थोड़े समय पहले हमने बात की थी ब्रांडिंग के लिए, तो बहुत सारे लोगों को मतलब क्या होता है माइंड के अंदर ब्रांडिंग ब्रांडिंग ऐसा कुछ नहीं होता है, जो छोटे लेवल से बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी आपने क्या बोला कि आपने मैंने एक टायर का ही मतलब शॉप ने एक शोरूम जैसा बनाया, मतलब हुँ। आपको पता था ब्रांडिंग की कितनी वैल्यू होती है। तो ऐसा नहीं लगता बहुत सारे लोग ये ब्रांडिंग को इग्नोर कर रहे हैं मार्केट में। बहुत सारे बिज़नेस ऐसे हैं जो ब्रांडिंग लेवल पे वो अपने बिज़नेस को रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो उसका बिज़नेस को कई गुना ग्रोथ दे सकते हैं। डेफ़िनेटली जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपको लोगों के सामने बार-बार दिखेंगे, तो ही आपको विज़िबिलिटी मिलेगी, तो ही वो विज़िबिलिटी आपका बिज़नेस में कन्वर्ट होगी। और मैं ब्रांडिंग का पर्पस सभी दर्शकों को भी एक बताना चाहता हूँ
कि जब भी आप ब्रांडिंग करते हैं ना, तो उससे शायद आपको कस्टमर नहीं बढ़ेगा, पर यस, कस्टमर को ट्रस्ट बढ़ेगा कि भरोसा मैं बढ़ेगा। इस ब्रांड में काम करवाता हूँ। यस, ये ब्रांड में मेरी गाड़ी जाती है और वहाँ पे सर्विस होके मेरे घर पे आती है। ओके, तो कस्टमर को ट्रस्ट बढ़ाने के लिए, उसको प्राउड फील कराने के लिए ब्रांडिंग करना पड़ता है कि मैं ओके, इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ओके, और सभी मल्टीनेशनल जितनी भी कंपनी है, वो यही ट्राई करती है इमोशन के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके लिए आप सेफ है। तो यस। इसके लिए ब्रांडिंग करना ज़रूरी है। अभी मार्केट में धीरे-धीरे जो ईवी है उसका मार्केट अभी बढ़ रहा है। तो उससे टायर इंडस्ट्री के ऊपर किसी प्रकार का कोई इफ़ेक्ट हो रहा है? जितनी भी इंडस्ट्री चेंज हो जाए, इलेक्ट्रिक के अलावा और भी इंडस्ट्री आ जाए, टायर इंडस्ट्री में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। क्योंकि जब वो लकड़ी की गाड़ी में भी चल रहा था, तब भी टायर की रिक्वायरमेंट थी। थी। और आगे जाके जितनी भी इंडस्ट्री चेंज होगी, टायर के बिना वो चलने वाला नहीं है। कुछ तो वो आपको क्या बोलते हैं, चलाने के लिए रिक्वायरमेंट तो टायर की तो नहीं, पड़ने ही वाली है। यस। तो हमें टायर इंडस्ट्री में कोई लंबा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कोई भी इंडस्ट्री चेंज हो जाए, नहीं, नहीं। हर एक इंडस्ट्री में सेम हाँ, यूजेस टायर रहेगा। की रिक्वायरमेंट तो एवरी टाइम रहेगी। व्हीकल का इंजन में चेंज होगा, पर वो टायर में तो कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, यस, टायर इंडस्ट्री में ईवी आने के बाद जो डिमांड है वो टायर की बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी। मतलब ऐसा होगा कि भाई ईवी व्हीकल है तो उसमें टायर की लाइफ है वो कम हो जाएगी, उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, अ, क्या रीज़न है? शायद मेरे हिसाब से लाइफ टायर की बढ़ेगी, कम नहीं होगी क्योंकि जितना गाड़ी का वेट घटेगा ना, उतना टायर की लाइफ बढ़ती है। वेट ओके, ज़्यादा होता है तो वो जल्दी खींचता है। ओके, ईवी में वेट कम रहता है, यस, तो इससे लाइफ बढ़ेगी टायर की। ओके। पर वो टायर की खपत में कोई प्रॉब्लम नहीं आने प्रॉब्लम नहीं वाली आएगा। है। यस, ओके। दूसरी बात करते हैं, आप फास्टैग के लिए भी सर्विस प्रोवाइड करते यस। हो। तो ऐसा लगता है कि फास्टैग आने के बाद कोई बहुत बड़ा बदलाव आया हो, ऐसा लगता है? शुरुआत में वराछा इस विस्तार में सबसे पहला फास्टैग हमारे पास था, जब हम कस्टमर को प्रोवाइड करते थे। ओके, तो फास्टैग एक अच्छी सिस्टम है। पहले लोग उसको मानते नहीं थे कि ये 2-3 साल तक चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। यस, पर अभी फास्टैग से भी आगे अच्छी टेक्नोलॉजी आने वाली है, जीपीएस टेक्नोलॉजी। ओके, उसके उसमें क्या रहेगा कि आप जितना भी रोड का यूज़ करेंगे, उतना ही आपको टैक्स देना है। ओके। पे जीपीएस से पूरा ट्रैक हो जीपीएस जाएगा। से पूरा ट्रैक होगा, उतना ही आपका अकाउंट में से कट होगा। तो अभी ओके, फास्टैग से भी आगे हम बढ़ने वाले हैं। पर राइट नाउ सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, 100% लोग फास्टैग का यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग को प्रॉब्लम्स आ रही है फास्टैग में कि वो ग्लास पे लगाते नहीं है या फिर वो खो जाता है या फिर रिचार्जेस में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उसका सॉल्यूशन भी हम भी ट्राई कर रहे हैं कि सभी फास्टैग का एक जगह पे सॉल्यूशन मिले। क्योंकि ओके। मल्टीपल कंपनीज फास्टैग बना रही है, तो ये जिस कंपनी के जिसके पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, वो सिर्फ उस कंपनी का ही सॉल्यूशन दे सकता है। पर मल्टीपल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक जगह पे कैसे मिल सके, वो हम ट्राई कर रहे हैं और शायद हम 6 महीने में उसका रिजल्ट भी देने की ट्राई करेंगे। ओके। दूसरी एक चीज़ कि आपका अभी तक की जो जर्नी रही है, ठीक है? तो मैंने सुना है आप बिज़नेस कंसल्टिंग भी दे रहे हो, ठीक है? तो पब्लिक स्पीकिंग की बात करूँ तो पब्लिक स्पीकिंग का कितना रोल रहता है? आपके जैसे वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स क्रिएट वर्ल्ड। जैसा यस, आपकी भाषा रहती है ना, वैसा आपका वर्ल्ड क्रिएट होता है। अगर आपकी भाषा में ही मृदुता नहीं है, मिठास नहीं है, तो फिर वो आपके बिज़नेस में भी मिठास कन्वर्ट नहीं होती है। यस, तो मैंने मल्टीनेशनल कंपनी की जब भी मैं विज़िट करता हूँ या फिर कॉर्पोरेट कंपनी की जब मैं विज़िट करता हूँ, तब मैं उसको एंट्री में ही देख लेता हूँ कि इसकी कंपनी में कैसा माहौल रहेगा। यस, अगर वो सामने वाला बंदा खड़ा होके वेलकम सर करता है और अच्छी बात करके आपका वेलकमिंग मतलब करता है, यस, तो उसका इफ़ेक्ट काफ़ी बढ़ता है। जब भी हमारी कंपनी की भी मीटिंग रहती है, तब मैं सभी सभी लोगों को एक ही बात बोलता हूँ, जब भी कस्टमर एंटर हो तब आपको खड़ा होना है और यस, स्माइल के साथ उसका वेलकमिंग करना है। अगर यस, आपने फर्स्ट इंप्रेशन अच्छी क्रिएट कर दी, तो डेफिनेटली सेकंड इंप्रेशन आप काफ़ी अच्छी कर सकेंगे। तो कम्युनिकेशन बहुत ही मैटर करता है बिज़नेस में। काफ़ी बिज़नेसमैन को मैंने देखा है कि जब कस्टमर एंटर होता है, तो वो ना तो उसके सामने देखता है, ना फिर उसके साथ अच्छी बात करता है। वो जितना पूछता है, उतना ही जवाब देता है। ओके, अगर कोई भी कस्टमर आपके काउंटर पे आया है, तो वो आपको कुछ देने के लिए आया है, कुछ ये लेने के लिए नहीं आया। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप खड़ा होके उसका वेलकमिंग कीजिए और उसके साथ बातचीत कीजिए और उसका जो प्रॉब्लम्स है, उसको सॉर्ट आउट करने की ट्राई कीजिए। तो गुड कम्युनिकेशन आपको गुड बिज़नेस कन्वर्ट करके दे सकता है। ओके। और एज़ अ बिज़नेसमैन किसी भी प्रकार के डिसीज़न लेने में सबसे टफ क्या होता है? डिसीज़न लेने में सबसे टफ होता है कि आपकी टीम उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी।
हमें यस। नया-नया जब भी हम कुछ कुछ इनोवेशन स्टार्ट करने की ट्राई करते हैं, जैसे हमने पिछली दिवाली पे स्टार्ट किया था 24 आवर्स बाय 7 के 24 कलाक हमारा काउंटर ओपन रहेगा। तो उसमें काफ़ी चैलेंजेस भी आए, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हमें क्रिएट हुआ कि लोग 12:30 बजे शॉप के सामने खड़े होते और वो पूछते हैं मुझे हवा चेक करवानी है। ओके। 24/7 का मतलब रहता है इमरजेंसी में आप हमारा यूज़ कर सकते हैं। यस। तो जब भी हम नया कुछ अप्लाई करने की ट्राई करते हैं, तो वो हमारी कंपनीज़ के जितने भी मेंबर्स हैं, उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर लोग उसको कुछ किस तरह से जज करेंगे, वो एक चैलेंजेस मेन आती है। तो और उसको एक्सेप्ट करके वो सिचुएशन को सँभाल के हमें आगे बढ़ना पड़ता है। यस। और आपकी जो टीम होती है उसके अंदर एक होता है माइक्रो मैनेजिंग हुँ, और हुँ। दूसरा होता है ट्रस्ट। इन दोनों को आप बैलेंस कैसे करते हो कि वो बहुत छोटे लेवल का आप मैनेजमेंट देखते हो, दूसरा हो गया कि आप इसके ऊपर भरोसा करते हो, तो ये दो चीजों को मतलब किस प्रकार आप रखते हो? हम टेक्साटायर की बात करें तो हमारी एक रिपोर्टिंग सिस्टम है। एवरीडे मुझे किसी भी काउंटर पे जाना नहीं पड़ता है। जितने जब भी हमारा डे क्लोज़ होता है तो एक रिपोर्ट निकलता है। वो ओके। रिपोर्ट हमको ग्रुप में सबमिट करना पड़ता है। ओके। जिससे हमें पता चल जाता है कि अभी राइट नाउ हमारा कौन-सा काउंटर किस सिचुएशन में चल रहा है। यस। किसका काउंटर हमें जब रिपोर्टिंग सिस्टम है उसमें भी हमने कलर कोड डाल दिए हैं कि यस। अगर आपका एवरेज सेल्स जितना टारगेट दिया है उसके हिसाब से आ रहा है तो आपको ग्रीन में होगा। अगर उससे कम आ रहा है तो लाइट रेड होगा और बहुत ज़्यादा कम आ रहा है तो डार्क रेड हो जाएगा। तो आपको वो कलर देख के भी पता चल जाएगा कि हमें इस सेगमेंट में हम कम चल रहे हैं और इस सेगमेंट में हम ज़्यादा चल रहे हैं। हमने तो एवरी सर्विस का एक टारगेट दिया हो एवरी ब्रांच को। ये ओके। टायर का आपको इतना करना है, एलिमेंट का इतना करना है, बैलेंसिंग का इतना करना है, पीयूसी का इतना करना है और उसके हिसाब से पूरे मंथ का एक टारगेट सेट होता है और हम एवरी मंथ हमको टारगेट देते हैं और उसका एनालिसिस भी करते हैं हम टीम मीटिंग में और उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो टारगेट देने से मतलब जो आपने टारगेट दिया है उसमें मतलब फर्क पड़ता है कि अगर बिना टारगेट आप काम करवाते हो, वो टारगेट दे के काम करवाते हो, तो मतलब पॉसिबिलिटी उसमें टारगेट वाले में बढ़ जाती है 200% बढ़ जाती है। टारगेट की 100% वजह नहीं, से? टारगेट देने से 200% बढ़ जाती है। आपको मैं एक एग्जांपल के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्रिकेट का मैच आप देखते होंगे, यस। 50 ओवर का मैच रहता है और हमारे पास टारगेट होता है 415 रन का। ओके। तो जब 415 रन का टारगेट होता है ना, तो हम उसके हिसाब से खेलते हैं कि हमें यस। एवरी ओवर पे इतने रन बनाने हैं, तो उसके हिसाब से हम शॉट खेलते हैं, उसके हिसाब से हम अपने बैटिंग करते हैं। अगर वही 50 ओवर में आपको 200 रन बनाने हैं, तो आप उस हिसाब से खेलेंगे। यस। जीतने की पॉसिबिलिटी 45 ओवर से लेके 50 ओवर तक में ही रहती है। जितना भी स्कोर हो, यस। 45 ओवर से लेके 50वें ओवर तक ही जीते जीते जाते हैं। यस। तो जितना आपका टारगेट रहेगा ना, उसके हिसाब से लोग खेलेंगे। तो जितना आप सेल्स का टारगेट देंगे, उसके हिसाब से लोग उसको मैनेज करने की ट्राई करेंगे और वो भी आपको अचीवमेंट करके बिज़नेस में कन्वर्ट होता है। ओके। और किसी भी कंपनी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कल्चर को बिल्ड करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? मतलब कोई भी कंपनी होती है, सबसे ज़रूरी चीज़ है उसका कल्चर कैसा है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे मैं खुद मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है, उसका कल्चर अच्छा नहीं होता, उसकी वजह से उसके लोग हैं, उसको छोड़ के उसके ऑर्गेनाइज़ेशन को छोड़ के चले जाते हैं। तो कल्चर का कितना इम्पोर्टेंट होता है बिज़नेस में? कंपनी कल्चर का बहुत ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है और मैं भी सभी दर्शकों को एक बता दूं कि अभी मैं भी कल्चर डेवलप कर रहा हूँ। मेरी कंपनी में भी कल्चर डेवलप नहीं है और वो उसके लिए मैं काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा हूँ कि जहाँ पे आपका ड्रेस कोड सेम होना चाहिए और सभी काउंटर का आउटलेट का कलर कोड कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कॉम्बिनेशन सेम होना चाहिए। तो अभी कल्चर डेवलपमेंट में हम भी पीछे हैं, पर हम आपको श्योरिटी देते हैं कि 2030 तक टेक्सा टायर की सभी ब्रांच में आपको कल्चर के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके। और आज तक की आपकी जो जर्नी रही है, यहाँ तक की, तो उसमें ऐसा कौन-सा बिज़नेस लेसन आपने ऐसी कोई कठिन परिस्थिति के अंदर या तो कोई प्रॉब्लम समय को फेस करने के बाद आपने सीखा हो, ऐसा कोई लेसन है? जब भी मैंने चैलेंजेस पाए हैं, उस यस। टाइम पे मेरा सबसे बड़ा लेसन है पेशेंस। आपको ओके। धीरज रखनी पड़ेगी यस। क्योंकि समय के अलावा दूसरी कोई दवा नहीं है जो आपका सॉल्यूशन को कम कर कर सके। सके। आपको उसको टाइम ही देना पड़ेगा। जितना टाइम जाएगा, जितना आप पेशेंस रखेंगे, उस टाइम पे आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका जो फेस का रिएक्शन है, वो यस। चेंज नहीं होना चाहिए। अगर क्रिटिकल सिचुएशन में आप चेंज हो जाते हो, तो आप लंबी रेस के घोड़े नहीं हो। आपको शॉर्ट रेस में आपको उसको छोड़ देना पड़ेगा। तो जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उस टाइम पे आपको टिकना पड़ेगा और मेरे बैकएंड में भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है, मेरे माता-पिता का संस्कार का ओके। काफ़ी अच्छा उसमें प्रभाव है। हम स्वाध्याय प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए हैं।
तो पांडुरंग शास्त्री जी है, उसके पास से हमने काफ़ी अच्छा नॉलेज लिया हुआ है, जो हम हुँ, अपने पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई करते हैं और बिज़नेस लाइफ में भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट उसको हम करते अप्लाई हैं। करते हैं, लाते हैं। तो उसका भी काफ़ी अच्छा रोल रहता है कि आपका बैकएंड कैसा है, आप यस, किस कल्चर में से आ रहे हैं और जहाँ पे आपको मोटिवेशन मिलता है या फिर सपोर्ट मिलता है। मेरे फैमिली का सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा है और काफ़ी मुझे मोटिवेट भी करते हैं कभी भी क्रिटिकल सिचुएशन में भी। तो अगर आप पेशेंस रखेंगे, धीरज रखेंगे और आपका फैमिली आपके साथ रहेगा, तो डेफ़िनेटली आप किसी भी सिचुएशन में से बाहर निकल सकते हो। ओके। और एक बिज़नेसमैन होता है, वो उसके बिज़नेस के अंदर सबसे बड़ी गलती कहाँ पे करते हैं? मान लो स्टार्टिंग फ़ेज़ के अंदर है, या तो उसका बिज़नेस थोड़ा ग्रो हो गया है या हाई लेवल पे पहुँच गया है, तो मतलब बहुत सारे बिज़नेसमैन से अलग-अलग प्रकार की गलतियाँ होती है। तो ज़्यादातर लोग कहाँ गलती करते हैं? एक बहुत ही अच्छा कोट है, अगर आपको बिज़नेस का बाप बनना है, तो फिर कस्टमर की माँ बनना पड़ेगा। यस, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि बिज़नेस को बड़ा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा देते हैं और अच्छा दिखाने में पैसा लगा देते हैं, जबकि सही मायने में आपको पैसा लगाना है कस्टमर को अच्छी वैल्यू देने में। ओके, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको शेयर करना चाहता हूँ। एक बंदा है जो मर्सिडीज़ का अलाइनमेंट बैलेंसिंग शोरूम में जाके 10,000 में करवाता है ओके, और वही अलाइनमेंट बैलेंसिंग किसी भी नॉर्मल टायर शॉप में आपको 2,000 या 25 या 3,000 में हो जाएगा। फिर भी वो 10,000 देता है, क्यों देता है? क्योंकि वहाँ पे उसको 10,000 की वैल्यू मिल रही है। वहाँ पे उसका वेलकमिंग करने के लिए कोई बंदा खड़ा है। जब भी आप वहाँ पे जाके आप बैठेंगे तो चाय, पानी, नाश्ता आएगा। आपको बार-बार पूछने के लिए कोई बंदा आएगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। जब यस, भी आपका गाड़ी कंप्लीट होगी तो उसका रिपोर्ट निकल के आएगा। वो यस, वो आपके साथ डिस्कशन करेगा आधे आधा घंटे बैठने के बाद कि आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम्स है, आपको ये बातें ध्यान रखनी है। तो जो 10,000 दे रहे हैं, वो उसकी यस, वैल्यू दे रहे हैं। यस, तो अगर किसी भी कस्टमर को आप उसके पैसे की वैल्यू दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके बिजनेस में आपके काउंटर पे वो पे करेगा। यस, कस्टमर में इतनी ताकत है कि वो आपको राजा भी बना सकता है और रंक भी बना सकता है। यस, क्योंकि अगर उसने आपके काउंटर पे स्पेंडिंग करना बंद कर दिया, तो वो आपको रंक बना सकता है और उसने स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ा दी, तो आपको ओके, राजा भी बना सकता है। तो आपको ध्यान कस्टमर पे देना है। उसके बाद कस्टमर बढ़ने के बाद डेफिनेटली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी धीरे-धीरे ग्रो होगा। ओके। और आपने ब्रांड फोटोज़ ऐप के अंदर आप इन्वेस्टर पार्टनर भी हो, तो हुँ। आप किसी भी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हो, तो सबसे पहले क्या देखते हो? ब्रांड फोटोज़ में मैंने एक ही चीज़ देखी थी कि जो बंदा ने ये एप्लीकेशन क्रिएट की थी, उसका मोटिव अच्छा था कि मुझे इस एप्लीकेशन को डेवलप करके काफ़ी सारे लोगों के पास ले जाना है। यस, तो इसलिए मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था। कितनी चली, कैसा वो रिज़ल्ट मिला, वो मैटर नहीं करता है। पर आपने एक बंदे को सपोर्ट करने के लिए सोचा, वो यस, बहुत ही बड़ी बात होती है और मेहनत हमने 100% की थी। और आप एलन मस्क को भी जानते होंगे कि उसका यस, सभी स्टार्टअप सक्सेस नहीं हुए। यस, ऐसे हमारा ब्रांड फोटोज़ अभी राइट नाउ सक्सेस नहीं है, पर हमने मेहनत अपनी पूरी लगा दी है। यस, जितना भी रिज़ल्ट मिलेगा, वो हम एक्सेप्ट करते हैं और उससे सीख के हम आगे बढ़ते हैं। ओके। और किसी भी इन्वेस्टर की मैं बात करूँ, कोई भी इन्वेस्टर किसी भी बिज़नेस के अंदर या तो कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो मतलब कितने समय के बाद उसको रिटर्न के बारे में सोचना चाहिए? यानी 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, वो मतलब क्या समय रहता है भई 2 साल के बाद आपको रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? मेरा माइंडसेट की मैं बात करूँ, तो मैं किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसका पोटेंशियल क्या है, वो मैं देखता हूँ, यस, कि अगर ये कितने लोगों के लाइफ में इस चीज़ से कंट्रीब्यूशन आएगा। तो मैंने ओके, ब्रांड फोटोज़ का जब इन्वेस्टमेंट किया था, तभी एक ही चीज़ देखी थी कि मैं काफ़ी सारे लोगों के साथ कनेक्ट होऊँगा। इस यस, इस एप्लीकेशन के द्वारा। तो यस, मुझे लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो डेफ़िनेटली अर्निंग तो मिलने ही वाला है। वो बाय प्रोडक्ट है, धीरे-धीरे उसमें ग्रोइंग आने ही वाला है। पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको रिटर्न चाहिए, तो मैं एक कॉमन लैंग्वेज में एक बता सकता हूँ कि आपको 3 साल में जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, वो इन्वेस्टमेंट अगर आपको रिटर्न मिलता है, तो वो अच्छी प्रोडक्ट है, अच्छी चीज़ है, जहाँ से आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, वो 3 साल में आप रिकवर कर सकते हो। पर अगर आप किसी बैंकिंग सेक्टर में या फिर आप शेयर बाजार में ऐसे में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पे जो पॉसिबिलिटी रहती है वो उसका नॉलेज मेरे पास नहीं है। तो वहाँ पे जितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है उसकी बात मैं नहीं कर सकता हूँ। ओके। दूसरी चीज़ एक आपकी पर्सनल रूटीन के बारे में। आपका जो पूरे दिन का रूटीन रहता है, उसमें ऐसी कौन-सी कॉमन चीज़ है मतलब आपका रूटीन में वो कॉमन रहता है? आज है, कल है, परसों या 1 महीने के बाद का भी है, तो कॉमन चीज़ क्या है? काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन है और वो ही मुझे मोटिवेट करती रहती है।
सबसे पहला मेरा कॉमन चीज है डेली प्रेयर। मैं ओके, विदाउट प्रेयर अपने घर के बाहर नहीं निकलता हूँ। डेली कंपलसरी मुझे प्रेयर पिछले 25 साल से, जब से, प्रेयर। हाँ 25 साल से मैं कंपलसरी प्रेयर कर रहा हूँ। और उसके बाद है मैं सूर्य नमस्कार कर रहा था। 2 साल से मैंने बंद कर दिया। उसका एक रीजन था, मेरा शोल्डर फ्रोजन इंजरी है। ओके, तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको अभी राइट नाउ नहीं करना है, तो मैंने 2 साल से वो बंद कर दिया है। फिर मैंने 17 साल सूर्य नमस्कार किए हुए हैं कंटिन्यू। कंटिन्यूस। मैं विदाउट सूर्य नमस्कार भी बाहर नहीं निकलता हूँ। दूसरी मेरी हैबिट्स है एवरी डे 2 आवर्स लर्निंग की। मेरा डेली का 2 आवर्स का लर्निंग रहता है। वो फिर रहता है, रीडिंग भी रहता है, यूट्यूब का भी लर्निंग रहता है, और मैं लिखता भी हूँ। ओके, मेरे पास काफ़ी सारे बुक्स है जो मैंने लिख लिख के भर दी है। ओके, उसमें काफ़ी सारे आइडियाज़ है जो मेन फ्यूचर हम अप्लाई करने वाले हैं। तो लर्निंग का मेरा एवरीडे का रहता है। और फिर रात में सोने के टाइम पे मैं ग्रेटिट्यूड लिखता हूँ। ओके, व्यक्ति अपनी लाइफ में दो तरह से जी सकते हैं। एक होता है कंप्लेन मोड और एक होता है ग्रेटिट्यूड मोड। ओके, जब भी आप कंप्लेन मोड में रहते हैं, तब आप कभी भी हैप्पी नहीं रह सकते। मान लीजिए आपके किसी भी व्यक्ति के साथ कोई प्रॉब्लम्स हुई है और आप उसको कंप्लेन करने के लिए जा रहे हो, तो आप हंस के कंप्लेन करके दिखाइए। हम्म, पॉसिबल ही नहीं नहीं होगा, है, आप हंस हंस के कंप्लेन कर ही नहीं कर ही नहीं सकते। सकते। तो अगर आप कंप्लेन मोड में हो तो आप हंस हंस नहीं सकते हो। यस, अगर आप ग्रेटिट्यूड मोड में हो, अगर किसी को आप धन्यवाद करने के लिए जाते हैं या फिर अच्छी बात करने के लिए जाते हैं, तब आप गुस्सा करके दिखाइए। पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप कैसे जीना चाहते हो, ग्रेटिट्यूड मोड में जीना चाहते हो या कंप्लेन मोड में जीना चाहते हो? यस, तो मैं एवरी टाइम ग्रेटिट्यूड मोड में रहता हूँ। जब मैं आपके फ्लोर में पहला एंट्री किया ना, तो मैंने पहले ही कदम रखने के बाद आपका फ्लोर का थैंक यू मैंने बोल दिया था। ये ओके, थैंक यू फॉर इन्विटेशन मी, मैंने अपने आप से ही बोला था। पर ओके, मैंने पहले ही बोल दिया था कि मुझे इस जगह का थैंक यू बोलना है। और रात को जब मैं सोऊंगा, तब मैं अपने ग्रेटिट्यूड नोट में भी आपके आज आज के जितने भी स्ट्रक्चर है, ये भैया हमारा कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसका भी मैं थैंक यू बोलूंगा कि यस, आपकी वजह से मेरा इस रिकॉर्डिंग अच्छा हुआ। तो यस, ऐसे मिनिमम 20 लोगों का मैं थैंक यू बोलता हूँ। और यस, उसके बाद मैं सोता हूँ। मेरे ओके, सोने से पहले ग्रेटिट्यूड कंपलसरी है। तो ये 2-3 चीज ऐसी है जो मैं कॉमन है, सुबह प्रेयर करना, एक्सरसाइज करना और लर्निंग लेना और ग्रेटिट्यूड लिखना, ये कॉमन है। ये मैं कभी भी नहीं छोड़ता हूँ, किसी भी सिचुएशन में नहीं छोड़ता ओके, छोड़ता हूँ। उससे फर्क पड़ता है? काफी अच्छा फर्क पड़ता है। अगर आप अपने लाइफ में भी अप्लाई करके देख लीजिए ग्रेटिट्यूड लिखना। ग्रेटिट्यूड तो एक अमेजिंग टेक्निक है। यस, अगर आप किसी का भी धन्यवाद करते हैं ना, तो डेफिनेटली कुदरत आपको डबल करके देता है। जब यस, आपने, अगर मान लीजिए आपकी परिस्थिति वीक है और आपने भगवान को अभी राइट नाउ मारुति अल्टोस दी है, ओके, पर आप अल्टो को भी अच्छी तरह से चलाते हो, और वो चलाते के टाइम आप भगवान का ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हो कि थैंक यू गॉड कि आपने मुझे एक अल्टो जैसी कार दी है। पर आप मर्सिडीज देख के उसको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर वो आप चलाते टाइम भी आप उसके ग्रेटिट्यूड व्यक्त नहीं कर हुँ, रहे हो, तो कुदरत भी आपको वो मर्सिडीज की कैपेबिलिटी नहीं समझेगा कि ये हुँ, अल्टो भी अच्छी तरह से नहीं चला सकता है, तो तो मर्सिडीज कैसे अच्छी अच्छी तरह से चलाएगा। तो यस, जितना भी आपने कुदरत ने दिया हुआ है, यस, आप अगर कंपैरिजन करेंगे तो काफी सारे लोग ऐसे हैं जिसको जिसको 3 टाइम पे खाना भी नहीं मिल रहा है। तो यस, हमें उससे तो हम काफी अच्छे हैं। काफी सारे लोग हो जिसको रहने के लिए मकान नहीं है, तो हमें तो काफी सारा अच्छा उसके उससे काफी अच्छा हमें मिला हुआ है। मिला हुआ है। तो जितना मिला हुआ है, हुँ, उसमें हमें खुश रहना है। अगर हम उतने में खुश रहेंगे, तो कुदरत हमें और अच्छा देने की पॉसिबिलिटी है। ओके। और एज़ अ लीडर मैं आपकी बात करूँ, तो आप एक प्रिंसिपल के बारे में गाइड करना हो ऐसा कोई सिद्धांत के बारे में, तो वो क्या होगा एज़ अ लीडर? ओके, गुड क्वेश्चन है। जब भी हमारी लीडरशिप की भी ट्रेनिंग रहती है, एलवीबी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, सूरत में संभाल रहा हूँ, मेरे साथ आकाश भाई भी है। तो जब भी हमारी पहली मीटिंग रही थी, तब हम लीडर्स को एक ही बात बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, ली जाती है। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना, तो आप 100% एफर्ट लगा के वो कंप्लीट कीजिए। अगर यस, आपने किसी ने दी है, तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप अच्छे लीडर्स बन सकते हो। खुद से ली है उसमें लीडर बन लीडरशिप सकते एक ही ऐसी चीज है जो सिर्फ ली जाती है, दी नहीं ली जाती। जाती है। अगर आपको लीडर बनना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप अपना 100% एफर्ट उसमें लगा सकते हैं, तो डेफिनेटली आप काफी अच्छा ग्रो कर सकते हो। ओके। और दूसरी चीज़ मैं टीम की बात करूँ कि चाहे 10 लोगों की टीम हो, 20 लोगों की टीम हो, 50 की टीम हो या 500 या 5000 लोगों की टीम हो, किसी भी बिज़नेसमैन जब सफल बनता है, तो उसके पीछे उसकी एक टीम होती है। तो हम्म। सफल बिज़नेसमैन बनने के पीछे टीम का कितना रोल रहता है? अगर टीम है,
तो पॉसिबिलिटी सक्सेस की बढ़ जाती है। अगर आपके पास टीम नहीं है तो वो सक्सेस की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहती है। नहीं मिलती ऐसा नहीं है, पर टीम से क्या होता है, वर्क डिवाइड हो जाता है। अगर एक बंदा किसी कंपनी में एचआर का भी काम कर रहा है, मैनेजर का भी काम कर रहा है और सेल्स का भी काम कर रहा है, तो डेफिनेटली उसके पास वर्क बढ़ेगा, और जब वर्क बढ़ेगा ना तो उसको नया इनोवेशन करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। जब यस, आपके पास टीम रहेगी ना तो वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आप फ्री रहेंगे। जब यस, आपके माइंड के पास कुछ सोचने का टाइम मिलेगा तो ही वो नया इनोवेशन सोचेगा। तो टीम का काफी अच्छा रोल रहता है, और नसीबदार लोग वो होते हैं जिसके पास अच्छी टीम रहती है। यस। और जैसे भी आपने टीम की बात की, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपके साथ जितनी भी टीम जुड़ी हुई है, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है, उसके अंदर जो कम्युनिकेशन है सब लोगों के एक दूसरे के अंदर, वो आप बेहतर बना सको उसके लिए कोई एक्टिविटी वगैरह या कोई ऐसा पगला वगैरह ऐसा कोई एक्शन आप कुछ लेते हो? हम अपनी मंथली मीटिंग में अवार्ड्स अवार्ड्स देते हैं। किसी ने भी अच्छा वर्क किया हुआ है, किसी ने गूगल रिव्यू अच्छे डाले हुए हैं, किसी ने टेस्टिमोनियल ज़्यादा रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो इस तरह से अलग-अलग हमारे अवार्ड्स रहते हैं, और हम एवरी मीटिंग में जब जितने अच्छा-अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उसके हिसाब से हम अवार्ड्स देते हैं। और जब आप अवार्ड्स देते हैं ना, तब आप डेफ़िनेटली वो चीज़ को पुश कर रहे हो कि ओके, आपको ये चीज़ बार-बार करनी है। यस, जिस चीज़ पे देंगे आप पुरस्कार, वही दोहराएगा वो बार-बार। यस, अगर आपने पुरस्कार ऐसी चीज़ पे दिया हुआ है जो आपके कंपनी कल्चर में अच्छी बात है, तो डेफ़िनेटली वो बार-बार करेगा। तो यस। हम उसके हिसाब से अलग-अलग अवार्ड डिसाइड करते हैं और हम सभी लोगों को देते हैं, जिससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है और कंपनी कल्चर भी बढ़ता है। ओके। और गुड कम्युनिकेशन से किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है? मतलब कम्युनिकेशन अच्छा है तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो अपने आप ही सॉल्व हो जाते हैं, तो क्या सही में होता है? होता है, किसी भी बिज़नेस ऐसा नहीं है जहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होते। यस, पर जब आप प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं ना, अगर आप यस, मिलते हैं, तो सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। 2 यस, काउंटर भी होते तो उसके बीच में भी कुछ-कुछ प्रॉब्लम होते हैं, पर आप मिलते ही नहीं हो, आमने-सामने भी नहीं आते हो। हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है और हम आमने-सामने ही नहीं आते, तो वो सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। पर जब हम एक बेंच पे खड़े होते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो धीरे-धीरे, धीरे सॉल्व हो जाता है। तो हम अपनी जो मंथली मीटिंग होती है, वहाँ पे भी हम प्रॉब्लम सॉल्व का भी ट्राई करते हैं कि ओके, किसी भी एक ब्रांच को दूसरी दूसरी ब्रांच के साथ कोई कम्युनिकेशन या फिर कोई एरर है, तो यस। हम उसको सॉल्व करवाते हैं। तो कम्युनिकेशन से वो सॉल्व हो जाती है। आपकी लाइफ के अंदर अभी तक की ऐसी कोई प्राउड मोमेंट है? या तो आपने ऐसा कोई डिसीजन लिया हो या तो ऐसा कोई काम किया हो जिसके ऊपर आप कभी भी प्राउड फील कर सकते हो? यस, मुझे वैसे भी अपने देश के सभी सैनिकों पे काफ़ी गर्व है, जो सीमाओं पर हमारा ध्यान रख के यस, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम काफ़ी अच्छे फेस्टिवल मना सकते हैं, पर वो कुछ भी सभी फेस्टिवल का कॉम्प्रोमाइज़ करके हमारे लिए वहाँ पे खड़े रहते हैं। तो यस, इसलिए हमें टेक्सा टायर की सभी ब्रांच पे ऐसा इनिशिएटिव लिया है। अगर कोई भी बंदा आर्मी में है ओके, और उसकी गाड़ी हमारे काउंटर पे सर्विस करवाने के लिए आती है, तो हम 100% सर्विस उसको फ्री में करते हैं, और उसका ओके, काफ़ी अच्छे टेस्टिमोनियल भी हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं ओके, कि कितने भी लोग हमारे यहाँ पे आए थे। बाद में पता चलता है, जब बिल देने के टाइम पे पता चलता है कि यस, मैं तो आर्मी में हूँ, तो उस टाइम पे भी हम उसको रिफंड कर देते हैं, क्योंकि मतलब आर्मी वाले के हम देश के लिए हमें रिस्पेक्ट है। तो हम देश के लिए अगर वो इतना कुछ कर सकते हैं, तो यस, हमारी ब्रांच, हमारी टीम उसके लिए इतना तो कुछ कर ही सकती है। इसलिए हम सभी आर्मी वालों के लिए हमारे वहाँ पे सभी सर्विस फ्री जी, में जी। है। ओके, कोई और भी समझ लो आपका अभी 4 जगह पे है, तो कोई भी कोई भी काउंट ब्रांच पे आप जाइए, अगर आप आर्मी में है, तो आपको कुछ आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको सर्विस फ्री में मिलेगी। ओके, बहुत बढ़िया आपने मतलब प्राउड फील वाला आपने काम किया यस, है। और वो में गर्व भी है कि हम यस। उसके लिए कुछ कर सकते हैं। ओके। और आप इतने सारे बिज़नेसेस चलाते हो मल्टीपल, जैसे अभी हमारी बात हुई थी अलग-अलग प्रकार के। तो किसी भी बिज़नेसमैन को मल्टीपल बिज़नेस चलाने के लिए एक चीज़ ऐसी क्या है जिसके ऊपर उसको काम करना चाहिए? तो मल्टीपल बिज़नेसेस आसानी से चला सकते हैं। मल्टीपल बिजनेस चलाने के लिए पहले तो पेशेंस रखना है। ओके, अगर 4 बिजनेस आप चला रहे हैं, तो चारों में से प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। एक बिजनेस प्रॉफिट करता होगा, एक आपको सस्टेनेबल होगा और एक ये लॉस करता होगा। यस, तो उस टाइम पे आपको पेशेंस रखना है। दूसरा, आपको मैनेजमेंट क्रिएट करना है, और टाइम मैनेजमेंट। और तीसरा, आपको प्रायोरिटी सेट करनी है कि किस बिजनेस को मुझे टाइम देना है। अगर ओके, वेल सेट बिजनेस है, वहाँ पे आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो, और जो बिजनेस आपका सेटअप में नहीं है और वहाँ पे आप कम टाइम दे रहे हो,
तो भी आपको मल्टीपल बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलेगी। तो आपको यस। प्रायोरिटी सेट करनी है कि किस काउंटर पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, और उसके हिसाब से आप टाइम मैनेजमेंट क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छे बिजनेस, काफ़ी मल्टीपल बिजनेस कर सकते हैं। ओके, और आपको खुद को एक ही वर्ड के अंदर डिस्क्राइब करना हो अब यहाँ तक की जर्नी को, तो क्या होगा? योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। अगर आपके पास अच्छे लोग हैं, अच्छा नेटवर्क है, तो डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हो। यस। मान लीजिए मैंने काफ़ी बार पढ़ा भी है और सुना भी है, आपकी इनकम इतनी ही रहेगी, जितने आपके एवरेज 5 फ्रेंड है, मित्र है, उसके एवरेज निकाल दीजिए, उससे ज़्यादा आपकी इनकम ज़्यादा नहीं नहीं होगी। होगी। क्योंकि आपका जितना सराउंडिंग जैसे लोग रहेंगे ना, वैसे ही आपके माइंडसेट बन जाएगा। तो अगर आपको अपना नेटवर्क क्रिएट करना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, अच्छा माइंडसेट क्रिएट करना है, तो ओके। आपको जैसे आपका विज़न है, वैसे लोग आप चूज़ कर लीजिए, उस लोगों के साथ रहना स्टार्ट कर दीजिए। डेफ़िनेटली आप 1-2 साल में उसके जैसे बन जाएँगे और आपका बिज़नेस भी उसके जैसा बन जाएगा। तो आपको ओके। नेटवर्क के साथ हमेशा जुड़ा रहना है। ओके। और आपकी अभी तक की जर्नी में किसी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की कोई एडवाइस मिली हो, तो ऐसे अभी तक की सबसे बेस्ट एडवाइस आपको क्या लगी कि जो आपको किसी भी अदर पर्सन से या कोई पार्टनर से किसी भी व्यक्ति से मिली हो, तो एडवाइस क्या है? मैं भाविन शाह सर का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, कोच फॉर लाइफ का। उसका एक सेशन था, उसमें मैंने हमारा डिस्कशन चल रहा था कि सर मुझे ऐसा-ऐसा करना है, पर मैं परफेक्शन नहीं कर रहा हूँ। तो उसने बोला था मुझे, जो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। हर एक यस। व्यक्ति सीखता रहता है। अगर तू आज स्टार्ट करेगा ना, तो कल उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, कल सीखेगा नया और दूसरे दिन उसको अप्लाई करके कुछ नया सीखेगा। सीखना कभी बंद नहीं होता है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है कि मुझे ये सब सीखने के बाद स्टार्ट करना है, तो वो एक गलत धारणा है। आप स्टार्ट कर दीजिए, आप सीखते जाएँगे और आगे बढ़ते जाएँगे। यस, मतलब सीखना स्टार्ट करना ज़रूरी है। स्टार्ट करना ज़रूरी है, सीखते ऑटोमैटिकली आप आगे ओके। बढ़ते जाएँगे। मतलब बहुत सारे लोग कभी-कभी फेल भी होते, मतलब बस प्लान बनाते रहते हैं, हाँ, पे पर वो इम्प्लीमेंट ट्राई नहीं नहीं कर, करते हैं, उसी की इम्प्लीमेंट वजह, नहीं करते हैं। ओके, उसी की वजह से हो जाते हैं। यस, और एग्ज़ैक्टली। लास्ट एक सवाल, आपका फ्यूचर का विज़न क्या है? अगले 5 साल या 10 साल के लिए आपने कुछ डिसाइड किया है कि मैं यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ, आपके बिज़नेस के लिए, पर्सनल के लिए कुछ? मेरा लास्ट विज़न तो ये है कि मुझे गुजरात में सबसे ज़्यादा एडवांस टैक्स पेयर व्यक्ति बनना है। ओके। पर उसके पहले का विज़न मैं आपको बता दूँ तो मुझे सूरत में 11th ब्रांच ओपन करनी है, 2028 से पहले, और 2030 तक हमें पूरे गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में 51 ब्रांच टेक्सटाइल की बनानी है। ओके। और हमारे जो काफ़ी सारे मल्टीपल्स बिज़नेस है, रिंकूस केकरी है, बिज़नेस गति है, तो उसका भी काफ़ी हमने गोल डिसाइड किए हुए हैं। और जैसे-जैसे हम आप जैसे लोगों के साथ मिलते जाएँगे, जुड़ते जाएँगे और लोगों को बताते जाएँगे, तो डेफ़िनेटली आप अच्छा कुछ कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर आपका कोई भी गोल है, तो आप मिनिमम 5000 लोगों को बता दीजिए कि मैं आपका ऐसा गोल बनना चाहता हूँ। अगर क्यों? मान लीजिए 5000 लोगों ने आपका गोल सुन लिया, तो वो आपको रिपीट याद करवाते रहेंगे कि आपने वो किया कि नहीं किया। मतलब और रिमाइंडर आपको दिलाते रिमाइंडर रहेंगे। आपको वो लोग दिलाते रहेंगे और आप डेफ़िनेटली ग्रो करते जाएँगे। पर आप गोल अगर किसी को नहीं बताते हैं, तो वो पूरा होने की पॉसिबिलिटी भी कम हो कम हो जाती है। जाएगी। लोगों को बताएँगे तो वहाँ से यस, फ़ोर्स आपको मिलता रहेगा। डेफ़िनेटली मैं जब भी नया ईयर स्टार्ट होता है, तब अपना गोल ईयर का डिसाइड करता हूँ और वो ओके। मिनिमम 5000 लोगों को फॉरवर्ड करता हूँ कि मुझे इस गोल को कंप्लीट करने में हेल्प कीजिए। और लोग दिल से हेल्प करते भी हैं और यस। हम आगे बढ़ते भी हैं। ओके, मतलब बताना ज़रूरी है। बताना ज़रूरी है। ओ बता दीजिए, यूनिवर्स अपने लॉ के हिसाब से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से वो स्टार्ट हो जाएगा और आप वो अचीव भी कर सकते हैं। ओके। थैंक यू बिपिन भाई, आपने आपका कीमती समय निकाला और अलग-अलग इंडस्ट्री के बारे में आपने बहुत सारी डिटेलिंग में बात की, आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके लिए खूब-खूब धन्यवाद। सबसे बड़ा थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए ऋत्विक भाई, कि आपने अपनी कंपनी में मुझे इनविटेशन दिया, मुझे उस लायक समझा और काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन भी अपनी कंपनी का करवाया और कन्वर्जेशन के दौरान भी आपने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। इसलिए आपकी टीम का, आपकी कंपनी का और आपका स्टूडियो का, सभी का मैं दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू।